वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोगों ने काफ़ी सारे चीज़ कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे डिडक्शन। क्या शुरू करेंगे? डिडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, जिससे आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर न्यू टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन. The topic name is deduction under section 24. What? The topic name is deduction under section 24. Now क्या कहता है? तो ये कह रहा है कि नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द रिपेयर. व्हाट? रिपेयर, अगर रिपेयर्स के लिए आपने कोई एक्सपेंस किया है, कलेक्शन ऑफ चार्ज के लिए कोई एक्सपेंस किया है, इंश्योरेंस के लिए कोई कलेक्शन किया है, ग्राउंड रेंट के लिए या फिर लैंड रेवेन्यू के लिए, आपने इन सारे टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा किया है, जैसे रिपेयर्स हो गया, कलेक्शन एंड चार्जेस, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट और रेवेन्यू, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया, you do not eligible to get deduction under the head income from house property. That means deduction under section 24 में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो किस पे डिडक्शन मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नेट एनुअल वैल्यू पे मिलेगा. वो भी कितना मिलेगा? जितना भी नेट एनुअल वैल्यू रहेगा उसका 30%. कितना? उसका 30% एज आपको डिडक्शन मिल जाएगा. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बोरोड ऑन कैपिटल अंडर सेक्शन 24B. इंटरेस्ट पेबल. व्हाट? इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट borrowed by the purpose of purchase, construction. What? Borrowed the purpose of purchase, construction, renovation, repairing, extension or reconstruction of house property can claim a deduction on accrual basis. What? On accrual basis पे आपको deduction मिल जाएगा. तो इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया है, व्हाट? आपने लोन लिया, किस चीज के लिए लोन लिया? आपने लोन लिया फॉर अ परचेज ऑफ हाउस, for construction of house, for renovation of house, repairing of house, reconstruction of house. Then उस लोन पे आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24B में. तो कौन कौन सा डिडक्शन मिलता है हम लोगों को? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी में. उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, व्हाट? इसको हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. कौन कौन से 2 टाइप्स है? तो फर्स्ट है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और सेकंड होता है आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड. तो सबसे पहले आता है हम लोग का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स व्हाट? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स व्हाट? जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ या फिर जिस दिन आपने लोन बोरो किया, विच एवर इज लेटर, दोनों में जो बाद में आए वही हम लोग का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है. व्हाट? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है. और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमेशा 31 मार्च को ही एंड होगा. क्या? जैसे कि आपने मान लिया सितंबर 2023, व्हाट? सितंबर 2023 में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो 31 मार्च को हम लोग ऐसा मानेंगे कि 31 मार्च 2023 को आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया. जैसे एक एग्जांपल है, X हैज टेकन अ लोन 1/4/1998 फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. मैंने 1/4/1998 को लोन लिया फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. बट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1/6/2000 और कंप्लीट हुआ 17/8/2011. तो इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका क्या होगा? 1/6/2000 से लेकर आपका
31/3/2011 तक, बोले थे ना 31 मार्च को कंप्लीट होता है, 31 मार्च 2011 को आपका एज अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट। नाउ कुछ इंटरेस्ट फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जो इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, वो to be extended it is allowed to be deduction any other provision act, will be 5 continuous year equal installment commencing from the year of completion of construction। तो आपका जो इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, वो आपको 5 इक्वल अमाउंट में, व्हाट 5 इक्वल अमाउंट्स में आपको 5 कंटिन्यूअस ईयर तक मिलेगा, वो भी 5 इक्वल अमाउंट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, व्हाट पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस व्हाट, जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद दिन से ही आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और ये फुल्ली डिडक्टेबल होता है। व्हाट, अब इसमें पूरा जितना भी इंटरेस्ट पे हुआ सब डिडक्शन के रूप में आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब आपका आता है कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग को रिमेम्बर रखने पड़ते हैं। फर्स्ट, interest on borrowed capital is allowed on accrual basis। What, जो interest on borrowed capital है, what, जो interest on borrowed capital है वो आपका accrual basis पे ही allow किया जाएगा। even the books of accounts are kept in the cash basis, भले ही आपका books of account cash basis पे बन रहा हो, आपको मिलेगा accrual basis पे ही। now interest paid on fresh loan, what, interest paid on fresh loan which is taken to repay the original loan shall be, uh, being taken for the above mentioned purpose shall be allowed at deduction। Now next, interest on new loan taken for paying outstanding interest and own loan is not deductible। बट आप नया लोन ले रहे हो पुराने लोन को चुकाने के लिए, तो उस केस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अमाउंट पेड एज अ ब्रोकरेज और कमीशन एग्रीगेट लोन इज नॉट डिडक्टेबल। ब्रोकरेज के लिए आपने कुछ अमाउंट पे किया है, या फिर कमीशन के लिए, या फिर अरेंजमेंट के लिए ऑफ लोन, तो उस केस में भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर दिस हेड। Interest on loan taken for payment of municipal tax is not allowed at deduction। What, आपने municipal tax paid करने के लिए, what, municipal tax पेमेंट करने के लिए आपने इंटरेस्ट लिया, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। Now, self-occupied property under section 23 subsection 2 clause A क्या बोलता है, देखिए, as per this section, a house property shall be termed as self-occupied property where the property or a part thereof। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बोला जाता है, एक हाउस प्रॉपर्टी को तभी हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, क्या, एक हाउस प्रॉपर्टी को तभी हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे जब वो प्रॉपर्टी इन तीनों केस में, इन तीनों केस को फुलफिल करता है, मतलब इन तीनों कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन, own residence was, it is occupation of the owner by the purpose of own residence, मालिक का खुद का होना चाहिए, not actually let out whole or any part of the previous year, previous year में उसने घर को let out नहीं किया है, चाहे होल या फिर any part of the year, तो हम लोग का सेल्फ ऑक्युपाइड बनेगा। एंड नो अदर बेनिफिट फ्रॉम द ड्राइव बाय द ओनर, और ओनर ने उस पर से कोई भी बेनिफिट नहीं लिया, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस शैल बी टेकन एज निल। क्यों, जो एनुअल वैल्यू होगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का निल लेंगे, क्यों, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से कोई खुद ही को थोड़ी ना रेंट देता है, उसीलिए यहाँ पे एनुअल वैल्यू निल लिया जाता है, और लेट आउट के केस में जितना मिलता है वो हम लोग लेते हैं एनुअल वैल्यू। नाउ इफ एन एसएससी ऑक्युपाइड मोर देन 2 हाउसेस, सेल्फ ऑक्युपाइड
is allowed to treat two houses as self-occupied of his own son, and the remaining self-occupied houses property of a property shall be treated as deemed to be let out. What deemed to be let out? अगर जो एसएससी है, क्या अगर जो एसएससी है उसके बाद उसके पास दो से ज्यादा घर, वो दो या दो से ज्यादा घर है, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड है, देन उस केस में जो एसएससी है, बट उस केस में जो एसएससी है उसको सिर्फ दो घर को ही, वट सिर्फ दो घर को ही एज वो सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, और बाकी जो घर बच गए उसे हम लोग डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे. Now, benefit self-occupied house proprietors 23(2)(a) can be claimed by an individual or an HUF. जो बेनिफिट है आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का अंडर सेक्शन 23(2)(a), ये सिर्फ इंडिविजुअल या फिर एक HUF ही क्लेम कर सकता है. नाउ अब आता है हम लोग का इंटरेस्ट. व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B. बट देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिवोकेशन और एक्सटेंशन, इन सब के लिए आपने लोन लिया और इस लोन पे जब लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो इंटरेस्ट आपको एज अ डिडक्शन अलाउ किया जाएगा. तो पहले कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे. कंडीशन क्या है? वेयर द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर, क्या जहाँ पे हम लोग लोन ले रहे हैं टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, वट 1/4/1999 उस दिन या फिर उस दिन के बाद से आप लोन ले रहे हैं, तो उस लोन का यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस कर रहे हैं. वट उस लोन जो लिए उस लोन का पर्पस क्या है? कंस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन ऑफ घर, मतलब घर बना रहे या फिर घर को एज अ खरीद रहे हैं. तो फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड कंडीशन, अगर सच कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन इज कंप्लीटेड विद इन द 5 years एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड, मतलब जिस दिन आपने कैपिटल बोरोड किया उस दिन से आप अगर 5 सालों तक, बट विद इन 5 सालों के भीतर अगर आपने घर कंस्ट्रक्ट कर लिया या फिर एक्विजिशन कर लिया, व्हाट एक्विजिशन में कर लिया मतलब एक्वायर कर लिया घर, तो वो कंडीशन उस केस में देखेंगे अभी. और थर्ड, द लेंडर certifies such interest is payable in respect of loan used for the acquisition or construction of house as a reference of the earlier loan outstanding principal taken for the acquisition or construction of this house. तो वही एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस केस में ये जो तीनों कंडीशन, वह तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आपको 2 लाख का, कितना 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा. उसके बाद कोई भी केस हो आपको कितना मिलेगा? ओनली 30,000 ये आपको मिलेगा. ना फिर से, अगर लोन का यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए कर रहे हैं 1/4/1999 और लोन अगर विद इन 5 years, मतलब जो कंस्ट्रक्शन या फिर एक्विजिशन विद इन 5 years हो जा रहा है, तो आपको 2 लाख, कितना 2 लाख का आपको एज अ डिडक्शन मिलेगा. और उसके बाद कोई भी केस हो तो आपको 30,000 का मिलेगा. टैक्स पॉइंट, इन केस ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सीड 2 लाख. जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ना कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन of interest for the period of pre and post construction acquisition exercise same as discussed in the case later. जो कैलकुलेशन होगा आपका प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, जो कैलकुलेशन होगा वो आपका हम लोगों ने जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की है एकदम सेम होगा. एसएससी shall be always nil income or loss up to the 2 lakh from the property under section 23A.
क्या बोल रहा है, जो एसएससी का हमेशा इनकम मिलेगा, क्या 2 लाख या फिर लॉस में हो रहा है ना। नटसेल्स अगर देख लीजिए, नटसेल्स अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, अगर लोन लिया जा रहा है 1/4/1999 के बाद या फिर उसी दिन, पर्पस क्या है, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द हाउस, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख का ही मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ऑन और आफ्टर 1/4 रिपेयर के लिए है तो 30,000 आपको मिलेगा। क्यों 30,000 मिलेगा, और यहाँ पे रिपेयर्स, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और परचेज होता तो आपको 2 लाख का मिल जाता। यहाँ पे रिपेयर्स ऑफ हाउस है, इसलिए आपको 30,000 का मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, बिफोर 1/4/1999 कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए आपने लिया है लोन, तो आपको कितना मिलेगा, 30,000 मिलेगा। क्यों, अगर आफ्टर 1/4/1999 करते थे ना, आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता। अब सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बिफोर 1/4/99 रिपेयर्स के लिए है तो 30,000, और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने जितना भी लिया है, जो भी लोन लिया है, नो मैक्सिमम लिमिट जितना लिया सब एज अ डायरेक्शन सब्जेक्ट सच subject to the other two conditions. If two conditions are not fulfilled, then maximum limit restricted to 30,000, including interest for the pre-construction period. Aggregate limit of the all houses property treated as self-occupied. जो वैल्यू होगा हर सिंगल सिंगल करके नहीं देखेंगे, एग्रीगेट देखेंगे ना। अब आता है डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 को। बहुत सारे हाउस प्रॉपर्टी जिसमें मान लेंगे कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, where the SSC where the SSC occupy more than 2 houses, जहाँ पे SSC ऑक्युपाई करता है 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी मोर देन 2 हाउसेस, 2 से ज्यादा घर, तो उस केस में दो घर को क्या, 2 घर को हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, अब बाकी बचा हुआ घर रिमेनिंग उसे हम लोग कर देंगे डीम टू बी लेट आउट। उसका होता है partly self-occupied and partly let out, section 23 subsection 3। But अब partly let out है और partly आपका self occupied है, तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं उस केस में क्या होगा। where the house, क्या जहाँ पे जो घर है या फिर part of the house which is self occupied is let out during any part of the previous year, such property is termed as partly self-occupied property and partly let out। देखिए, अगर कोई घर है, कोई घर है और आपने उस घर को प्रीवियस ईयर एज ए कोई पार्ट, मतलब मैं 12 मंथ्स में कोई भी मंथ या फिर कोई भी दिन आपने उस घर को लेट आउट किया, तो उस केस में उसे हम लोग पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड बोलेंगे और पार्टली लेट आउट बोलेंगे। फर्दर मतलब बाद में उसे हम लोग 3 कैटेगराइज में डिवाइड करेंगे, एरिया वाइज डिवीजन, टाइम वाइज डिवीजन एंड लास्ट वन इज एरिया एज वेल एज टाइम वाइज डिवीजन। तो सबसे पहले आता है आपका केस नंबर 1, एरिया वाइज डिवीजन। बट एरिया वाइज डिवीजन कर रहे हैं। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, what house property consists 2 or more independent unit and 1 or more which are self occupied and remaining unit are let out। अगर हाउस प्रॉपर्टी के केस में जहाँ पे 2 या फिर उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट यूनिट्स है जिसमें और 1 या फिर उससे ज़्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड है, रिमेनिंग लेट आउट है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, तो जो सेल्फ ऑक्युपाइड proportion and the let out proportion shall be treated at 2 separate houses, that means unit A and unit B। What, तो उस केस में जो डिवीजन होगा आपका सेपरेट किया जाएगा, दैट मीन्स आपका सेल्फ ऑक्युपाइड का अलग कैलकुलेशन होगा
और लेट आउट का अलग कैलकुलेशन होगा, दैट मीन्स यूनिट ए और यूनिट बी बोल के हम लोग करेंगे ना। कॉमन वैल्यू लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, व्हाट कॉमन वैल्यू लाइक म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेट, स्टैंडर्ड रेट, म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट शैल बी प्रोपोर्शनली डिवाइडेड। जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट प्रोपाइड प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एज अ सेपरेट वर्ड एज अ सेपरेट डिवाइड किया था, वैसे ही म्यूनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और जो म्यूनिसिपल टैक्स वो भी सेपरेट डिवाइड हो जाएंगे। इनकम ऑफ बोथ यूनिट्स शैल बी कंप्यूटेड सेपरेटली। ना अब आता है आपका टाइम वाइज डिवीजन। बट अब आता है आपका टाइम वाइज डिवीजन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में in such case the house property is self-occupied by the SSC or for a part of the year let out for the remaining part of the। इस केस में क्या है, अगर जो SSC है बट सेल्फ ऑक्युपाइड उसका है और किसी भी मतलब प्रीवियस ईयर, बट प्रीवियस ईयर में उसने किसी भी दिन किसी भी महीने को लेट आउट लगाया, उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उस केस में जो एसएससी है विल नॉट गेट डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड। तो उस केस में जो एसएससी है उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड को। और जो इनकम है कंप्यूटेड एज इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू द ईयर। मान लेंगे कि पूरा लेट आउट है और इट इज नोटेड दैट, और ये नोटेट करेंगे कि जो रीजनेबल एक्सेप्टेड रेंट है वही लेंगे एज अ फुल ईयर, बट द एक्चुअल रेंट शैल बी टेकन ओनली फॉर द लेट आउट पीरियड के लिए। और एरिया एज वेल एज टाइम वाइज डिवीजन, तो जो दो केस बोले 1 एंड 2 इसी को एज अ मर्ज कर दिया जाएगा। रिकवरी, अब आता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अर्लियर रेंट अंडर सेक्शन 25A। बट अब अनरियलाइज्ड रेंट या फिर अर्लियर रेंट का रिकवरी हो गया है, तो सबसे पहले एप्लीकेबल किस पे होगा, एप्लीकेबिलिटी। द एसएससी हैज रिसीव्ड अर्लियर्स ऑफ द रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ टेनेंट और अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली फ्रॉम अ टेनेंट। बट तो ये एप्लीकेबल होगा उसी एसएससी पे, किस पे एप्लीकेबल होगा, उसी एसएससी पे एप्लीकेबल होगा जिस एसएससी को एज अ अर्लियर रेंट रिसीव हुआ है या फिर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ है, उसी पे एप्लीकेबल होगा। तो देखिए रिसीव अर्लियर बाय द रेंट या फिर टेनेंट, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो द अमाउंट सो रिसीव्ड शैल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है ना, बट जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। किस हेड में टैक्सेबल होगा, अंडर दिस हेड, दैट मीन्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, एंड द ईयर स्पेंट आफ्टर डिडक्टिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ सच अमाउंट। मतलब जितना आपको रिसीव हुआ है दैट मीन्स आप समझ लीजिए आपको 1,00,000 रुपीज, बट 1,00,000 रुपीज रिसीव हुआ है तो 1,00,000 पे आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा 30,000। आप माइनस करेंगे अब जो माइनस करके जो वैल्यू आ रहा है 70,000 वही आपका टैक्सेबल होगा। तो अरिथमेटिकली देख लीजिए 70%, क्यों 70% क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। अब जो बैलेंस बचा 70% उसके बाद इंटू कर देंगे रिकवरी ऑफ अर्लियर रेंट या फिर अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब जितना भी आपको अर्लियर रेंट मिला है इंटू कर देंगे, और जो बैलेंस मतलब जो भी आपका सम टोटल सम आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नाउ कुछ पॉइंट्स है जैसे कि नो अदर डिडक्शन शैल बी अलाउड from such income except the standard deduction 30% of such spend. Even legal expenditure shall not be allowed at deduction। मतलब तो अगर आपको रिकवरी हो रहा है अनरियलाइज रेंट का या फिर अर्लियर रेंट का तो उस केस में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन, उस केस में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही
स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलेगा। दैट मीन्स जो 30% है वही मिलेगा, उसके बाद जितने भी डिडक्शन है कोई भी नहीं होगा। इवन आपने उस रिकवरी के लिए कितने भी लीगल एक्सपेंडिचर क्यों ना किए हो, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा ना। और जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा ऑन कैश बेसिस। बट जब आपको कैश मिलेगा तभी आपको टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ सच रिसिप्ट शैल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो रिसिप्ट है वो आपका चार्जेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसमें चार्ज होगा? वो आपका होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। Although the SSA is not the owner of the such property of the recipient. Now I hope आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरा ही कंप्लीट हो जाता है, पूरा ही कंप्लीट हो जा रहा है। और इसका जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। द चैनल नेम इज CMA Sharmaji, बी प्रोफेशनल। यही हम लोग का चैनल का नेम है। नाउ तब तक के लिए गुड लक।